आज हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। 11th का चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। थर्मोडायनामिक्स जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, थर्मल मतलब हीट होता है, टेम्परेचर हीट हीट और डायनामिक्स यानी इसका मूवमेंट, ऐसे हीट कैसे वर्क करता है, मूवमेंट करता है, इसी बारे में स्टडी करेंगे। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी इस चैप्टर में हम लोग हीट को कन्वर्ट करेंगे अदर फॉर्म में, जैसे वर्क में और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले थर्मोडायनामिक्स वर्ड का डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या होता है। एक ब्रांच है फिजिक्स में जो कि डील करता है हीट, वर्क एंड टेम्परेचर का और रिलेशन एक दूसरे से रिलेटेड, यानी ब्रांच ऑफ साइंस that deals with heat, work and temperature and their relation to energy। यहाँ पर मेनली हम लोग हीट को रीड करेंगे और ये हीट कैसे कन्वर्ट होता है वर्क में और वर्क कैसे कन्वर्ट होता है हीट में, और जहाँ पे हीट का मेंशन होगा वहाँ पर टेम्परेचर आएगा, क्योंकि टेम्परेचर ही तो डिनोट करता है कितना हीट है। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं, एक माइक्रोस्कोप, दो तरह का होता है स्टडी। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। जहाँ पे ए है ना, ये मैक्रो, इसमें हम लोग बल्क में स्टडी करते हैं कोई सब्सटेंस के। मतलब एक साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, और इसमें माइक्रो एकदम स्मॉल स्मॉल जो एटम मॉलिक्यूल्स होता है उस लेवल पर कैसा बिहेव करता है उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई वाटर है, वाटर में H2O मॉलिक्यूल्स कैसा बिहेव करेगा उसको स्टडी जब करेंगे, यहाँ पर कितना डायपोल मूवमेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा, ये सब जब स्टडी करते हैं उसको कहेंगे माइक्रोस्कोपिक। और वाटर के बिहेवियर का, जैसे विस्कोसिटी हुआ, कैसे फ्लो कर रहा है, उसका नेचर क्या है, टर्बुलेंस कैसे हो रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, ये सब जब स्टडी करते हैं एज ए होल, वाटर मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर अमाउंट में ले लेते हैं, उस एज ए होल कैसा बिहेव कर रहा है उसको स्टडी करते हैं, तो उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पर एटमिक लेवल पर नहीं होता है, बस अमाउंट, बहुत सारा एटम मिल बनाता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग इस फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग पढ़े हैं डायनेमिक्स में, कैसे कोई, यदि कोई गन है, इसको फायर करते हैं बुलेट से, तो ये गन का मूवमेंट जो होता है मैकेनिक्स में पार्ट में आता है। और मानो ये वुडन ब्लॉक है, तो ये इस पर स्ट्राइक करेगा और इसको पेनिट्रेट करेगा। ये यहाँ से जो मूवमेंट, स्ट्राइक तक का जो मूवमेंट होता है वो मैकेनिक्स में आ गया। अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट होता है, जो यहाँ पर जो भी इम्पैक्ट होता है, जो भी यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर रहा है, वो किस तरह हो रहा है उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे जैसे ही स्ट्राइक होगा, काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, होने लगेगा, और इस यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका नेचर चेंज होने लगेगा, जिसके कारण वो इजीली यहाँ पे जो भी होल क्रिएट करेगा वो सब होने लगेगा। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। मेनली हम लोग इंजन काफ़ी सब जो देखे हैं, हीट से कैसे हम लोग एनर्जी लेते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, वो भी एक थर्मोडायनेमिक्स में ही स्टडी करते हैं कि कोल बर्न करते हैं, वहाँ से वेपर क्रिएट होता है,
वेपर जब क्रिएट होता है वो टरबाइन को रोटेट करता है, ब्लेड को रोटेट करता है, और टरबाइन जब रोटेट करता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर जो साइकिल जो हीट को दे के हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क करवा रहे हैं, टरबाइन को रोटेट करा रहे हैं, ये एक थर्मोडायनेमिक्स के ही अंडर स्टडी होता है। यानी यहाँ पर हीट एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो हुआ, या फिर हम लोग रेफ्रिजरेटर जो समर के टाइम में यूज करते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, बट वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ हम लोग वर्क दे रहे हैं और हीट के फॉर्म में एनर्जी वहाँ से ले रहे हैं। ये भी एक थर्मोडायनेमिक्स स्टडी का एग्जाम्पल ही है। चाहे फिर आप हीट पंप, रूम हीटर जो होता है, वो भी एक तरह से थर्मोडायनेमिक स्टडी, वर्क और हीट का इंटरेक्शन जहाँ पर होता है उसको थर्मोडायनेमिक स्टडी में लाते हैं। इसमें एक टर्म आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये तीन कंडीशन को फुलफिल करेगा, तीन इक्विलिब्रियम को फुलफिल करेगा। ये तीन होगा: थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा में होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हम लोग स्टार्टिंग में मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। जब कोई भी बॉडी में नेट फोर्स जीरो हो और नेट टॉर्क जीरो हो, तो इस बॉडी को कहते हैं ये इक्विलिब्रियम में है। यानी सभी फोर्स को यदि सम किया जाए या टॉर्क को जब सम किया जाए, दोनों यदि जीरो दे रहा है, तो यानी वो बॉडी एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन है। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग 11th में। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ये वो कंडीशन होता है जब कोई भी अब न्यू रिएक्शन, यानी जो बॉडी सब्सटेंस है उसका कोई भी चेंजेस उसके प्रॉपर्टीज में नहीं हो रहा है। जो भी रिएक्शन होने का था हो चुका है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। टाइम चेंज होने पे जैसा था अभी वैसे बाद में भी रहने वाला है, तो उसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। नो केमिकल रिएक्शन, दैट इज नो चेंज इन प्रॉपर्टीज। और थर्मल इक्विलिब्रियम जैसे पिछले चैप्टर में भी हम लोग कई बार मेंशन किए थे, जब थर्मल मतलब टेम्परेचर, हीट, टेम्परेचर, टेम्परेचर, जब कोई बॉडी सेम टेम्परेचर पे होता है तो उसको कहते हैं इन शॉर्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम बॉडी जब सेम टेम्परेचर पे रहता है तो थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं उसको। नेक्स्ट एक आता है वर्ड सिस्टम। सराउंडिंग और इसके बीच में एक वॉल। थर्मोडायनेमिक्स में जिस चीज को हम ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट जिस पर कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। यानी कोई एक सिलेंडर है, उसमें कोई गैस रखा हुआ है और इसको स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी जिसको हम ऑब्जर्व करके उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। ये हुआ सिस्टम। और इसके अलावा जो भी एग्जिस्ट कर रहा है इसके आसपास, इसके बाहर, यानी जहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम। और उसके अलावा जो भी स्पेस होता है उसके आसपास, उसको कहते हैं सराउंडिंग। यानी यदि हम लोग अर्थ को स्टडी कर रहे हैं तो अर्थ हो गया सिस्टम और यूनिवर्स हो गया सराउंडिंग। और इस दोनों को जो सेपरेट करेगा, इस केस में ये सिलेंडर का जो वॉल है, इसको कहेंगे बाउंड्री। और बाहर ये उसके अलावा जो ये बीच में है पूरा है बाहर चारों तरफ, इसको कहते हैं सराउंडिंग। और ये हो गया सिस्टम।
जहाँ पर हम लोग जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस पर फोकस कर रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको कहेंगे सिस्टम। उसके अलावा जो भी पार्ट है उसको कहेंगे सराउंडिंग। और इन दोनों के बीच को जो सेपरेट करता है, जहाँ के बाद कहेंगे ये सिस्टम है और इसके उस साइड सराउंडिंग है, उसको कहेंगे वॉल। वॉल जनरली दो तरह से होता है। एक होता है एडियाबेटिक वॉल, और एक होता है डायथर्मल वॉल। जहाँ पे एडियाबेटिक है, जहाँ भी एडियाबेटिक होता है, एकदम स्टार करके, मल्टीपल स्टार करके लिख लो। यानी वहाँ पर क्यू यानी हीट जीरो होता है ट्रांसफर। यानी एडियाबेटिक जब वॉल होगा तो हीट का ट्रांसफर वॉल के थ्रू सिस्टम सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं करेगा। यदि इधर सिस्टम है, इधर सराउंडिंग है, इस दोनों के बीच में जो हीट का एक्सचेंज होगा वो जीरो होगा, यानी नहीं होगा। जहाँ भी एडियाबेटिक है वहाँ पर हीट जीरो हो रहा है, एक्सचेंज हीट जीरो होता है। जब भी प्रोसेस भी आगे पढ़ेंगे और एडियाबेटिक के बारे में, वहाँ पे भी यही होता है। तो इसलिए इसको स्टार करके नोट करो। और डाइथर्मल यानी डाई मतलब टू, यानी कोई जब वॉल होगा और दो साइड भी जो भी हो, दो सिस्टम हो या दो सराउंडिंग, सिस्टम हो सराउंडिंग हो या दो सिस्टम ही, इन दोनों के बीच में जब हीट दोनों साइड से ट्रांसफर हो सकता है तो उसको कहेंगे डायथर्मल वार। थर्मल हीट डाई यानी दोनों साइड से हीट जब एक्सचेंज हो तो उसको कहते हैं डायथर्मल वॉल। वॉल इसलिए क्या कि सिस्टम सराउंडिंग को वो सेपरेट कर रहा है। डाई यानी दो, थर्मल यानी हीट, हीट जहाँ पर, और एडियाबेटिक यानी जहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो उसको कहते हैं एडियाबेटिक। और कोई भी सिस्टम है, इसको यदि हम स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम एज्यूम करो कि यहाँ पर हम लोग खुद बैठे हुए हैं। यानी सिस्टम यदि कोई हीट दे रहा होगा तो उसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। यदि हम सिस्टम में हमको कोई हीट दे रहा है तो हम लोग गेन कर रहे हैं कुछ, यानी उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। और यदि हम किसी को हीट दे रहे हैं वापस तो उसको निगेटिव दे रहे हैं। लाइक हमको कोई रुपया दे रहा है तो हम अमीर हो रहे हैं, यानी वो पॉजिटिव हुआ। यदि हम किसी को रुपया दे रहे हैं तो हमसे निकल रहा है रुपया, यानी हम गरीब हो रहे हैं, यानी निगेटिव। ये क्यों निगेटिव हुआ। और इसके आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पॉजिटिव और निगेटिव लेते हैं क्यू और डब्ल्यू को, जब वर्क पढ़ रहे होंगे तो। थर्मल इक्विलिब्रियम को और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यूज होगा। वर्ड इक्विलिब्रियम को तो अच्छे से समझते ही होंगे क्योंकि ऑलरेडी यूज हो चुका है मैकेनिक्स में। इसका मतलब सिंपली यही होता है कि कोई भी ड्राइविंग क्वांटिटी जो होता है वो उसका नेट रिजल्ट जीरो होना चाहिए। जैसे कि मैकेनिक्स में मोशन मेन होता है या कुछ भी हो रहा है, उसका नेट यदि नेट फोर्स किस कारण होता है मोशन, तो फोर्स कारण होता है या टॉर्क होता है। यदि नेट फोर्स या टॉर्क जीरो होता है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। थर्मल के केस में यहाँ जो क्वांटिटी ड्राइव करता है हीट ट्रांसफर को, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी यहाँ पर जो ड्राइविंग क्वांटिटी है टेम्परेचर, उसका डिफरेंस जीरो होना चाहिए, डेल्टा टी जीरो होना चाहिए। इससे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इसी को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पर हीट ट्रांसफर जीरो होगा क्योंकि चेंज टेम्परेचर जीरो है। जैसा कि क्यू डॉट यानी हीट ट्रांसफर डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला पीछे चैप्टर हम लोग पढ़े थे, के ए चेंज इन टेम्परेचर और लेंथ रॉड का। यहाँ पर ये क्वांटिटी प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, कांस्टेंट है किसी मटेरियल के लिए, जैसे डेंसिटी होता है कांस्टेंट होता है किसी मटेरियल के लिए। एरिया ये भी कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है टाइम से। और ये लेंथ रॉड का ये भी कांस्टेंट है। यानी क्यू डॉट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और ये टेम्परेचर डिफरेंस दोनों बॉडी के बीच में हुआ। यदि कोई दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है, एक टेम्परेचर T1 है और दूसरा T2 है, तो डेल्टा टी T2 माइनस T1 है। यदि सेम टेम्परेचर पे होगा, यानी
डेल्टा टी जीरो, यानी क्यू जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। इसी को कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, जब कोई भी हीट एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं हो। और जब ये केस नहीं होगा, यदि डेल्टा टी यदि जीरो नहीं है तो वहाँ क्यू ट्रांसफर होगा, यानी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं बोला जाएगा, यानी क्योंकि वहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। यानी दो बॉडी यदि सेम टेम्परेचर पे है, टू बॉडी एट सेम टेम्परेचर, तो यानी T2 माइनस T1 जीरो, यानी नो हीट ट्रांसफर। Q जीरो, इसका मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी शॉर्ट में यदि पॉइंट वाइज लिखते हैं तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्मल इक्विलिब्रियम के फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, या तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर of the two body should be same, या फिर ये टेम्परेचर सेम होगा तो वो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द बॉडीज। अब देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। मेनली थ्री टोटल जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ है, टोटल 4 लॉ है। पहले हम लोग देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। अब ये माइंड में आ रहा होगा सभी लॉ तो स्टार्ट होता है फर्स्ट से, ये जीरो से क्यों स्टार्ट हो रहा है। लॉ दिया था, उसका नाम था RH फॉलर। ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको कुछ प्रॉपर्टी दिखा, उसी को ये जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स दिया। ये प्रॉपर्टी जो लॉ आया था वो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑलरेडी जब आ चुका था उसके बाद आया था, इसीलिए अब उसमें माइनस तो कर नहीं सकते थे, थोड़ा अजीब लगता, इसीलिए 1 2 के बाद आया था, तो इसको जीरोथ लॉ लिख दिया क्योंकि ये बेसिक लॉ था। क्योंकि ये लॉ है, एक क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, गिव कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया था तो देखा था कि दो बॉडी हीट ट्रांसफर कभी करता है कभी नहीं करता है, तो उसने देखा कब कर रहा है और कब नहीं कर रहा है, तो पाया कोई प्रॉपर्टी है जो जब डिफरेंस होता है, डिफरेंस रहता है दोनों वो चीज, तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, और सेम रहता है तो नहीं हो रहा है, उसी प्रॉपर्टी को ये नाम दिया टेम्परेचर। यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर फर्स्ट लॉ देता है। सिमिलरली अदर लॉ भी, और आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे फर्स्ट लॉ क्या देता है, सेकेंड लॉ क्या देता है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट से जो लॉ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग समझेंगे। दो बॉडी लेते हैं, ए और बी, दोनों में कोई सब्सटेंस है, लेट बी कोई गैस है, और इसको एडियाबेटिक वाल से सेपरेट किया गया है। और एडियाबेटिक वाल के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जहां भी एडियाबेटिक आएगा यानी वहां पर क्यू जो होता है जीरो, यानी ना ए से हीट ट्रांसफर इधर होगा ना बी से हीट ट्रांसफर एक तरफ होगा, यानी ये नहीं होगा, नो हीट ट्रांसफर थ्रू दिस वॉल। ये वॉल यदि बीच में है यानी एक दूसरे एक्सचेंज हीट नहीं होगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट।
इवन दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रहेगा तब पर भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। एक थर्ड बॉडी लिए जिसका नेम हम दिए सी, और इसके बीच में जो वॉल हम पुट किए हैं, वॉल क्या होता है, जो दो सिस्टम को सेपरेट करता है या दो सिस्टम को आउटर सराउंडिंग से सेपरेट करता है, उसको कहते हैं सिस्टम, वॉल कहते हैं। ये वॉल जो है डाइथर्मल वॉल है, डाइथर्मल। इस नाम ही से कहता है डाई यानी दो, यानी दोनों साइड ए से हीट इधर जा सकता है और सी से हीट इधर आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर किसका ज़्यादा है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में जिसका पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी, सिमिलरली थर्मोडाइनमिक्स में हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होता है। यदि हाई टेम्परेचर सी से है तो एक तरफ हीट आएगा, यदि एक हाई टेम्परेचर है तो सी की तरफ जाएगा। और ये कंटिन्यूसली तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। लेट बी ए का टेम्परेचर हाइयर है और सी का कम है टेम्परेचर, यानी इस इससे हीट जा रहा है, यानी ये हीट लॉस कर रहा है, यानी धीरे धीरे इसका टेम्परेचर घटेगा, और सी हीट गेन कर रहा है, यानी इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और एक पॉइंट आएगा जब ये घट घट, मानो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका इंक्रीज होकर 11 12 13 होते जा रहा है, और इसका टेम्परेचर हीट लॉस करने के कारण घट रहा है, जो 90 80 ऐसे होते जा रहा है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर दोनों सेम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर होना रुक जाएगा, क्योंकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम रीच कर चुका होगा। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी सेम केस होगा, जिसका टेम्परेचर या हीट ज़्यादा होगा वो अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेगा, और ये भी एक कॉमन टेम्परेचर पे रीच कर जाएगा। सिंस सी फुल एक बॉडी है, तो ऑब्वियस है जो टेम्परेचर इस पार्ट का होगा वही इस पार्ट का भी होगा, खुद एक्सचेंज करेगा अपने में अपनी हीट। और ये कॉमन टेम्परेचर मानो टी हो गया, और ये जब थर्मल इक्विलिब्रियम में रीच करे किया होगा, तो इसका टेम्परेचर टी है तो इसका भी टी रहा होगा, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम रीच किया होगा, सेम टेम्परेचर हीट ट्रांसफर कर होने पर हो गया होगा, यानी इसका भी टी हो गया होगा, और सिमिलरली इसका भी टी हो गया होगा। यानी यदि कोई बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी से, और बी बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है सी से, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। स्टेटमेंट में यदि लिखें तो टू सिस्टम को तो हम पहले ही बता चुके हैं। सिस्टम वो एरिया, फोकस एरिया होता है जहां पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। यानी यहाँ पर हम ए और बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सी को, तो एक तरह से हमारे लिए ए बी सी सिस्टम है, और उस सिस्टम के बाहर के एरिया को सराउंडिंग कहते हैं। और सराउंडिंग और सिस्टम के जो डिवाइड करता है, जो उसको कहते हैं वॉल। वॉल दो तरह का होता है, एक डायथर्मल वॉल होता है, एक एडियाबैटिक वॉल होता है। जहां भी एडियाबैटिक होता है वहां पे हीट कोई ट्रांसफर नहीं होगा, और डायथर्मल है यानी हीट उस वॉल के थ्रू एक्सचेंज होगा, मास बस ट्रांसफर नहीं होगा। स्टेटमेंट है टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system separately are in thermal equilibrium with each other। फिर से यदि समझाने की कोशिश करते हैं तो कहने इस स्टेटमेंट का ही मतलब है कहने का, यदि ए थर्मल इक्विलिब्रियम है सी से और सी थर्मल इक्विलिब्रियम है बी से, तो ये इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम है, ये इससे थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी जो टेम्परेचर इस ए का रहा होगा वही सी का रहा होगा, और जो सी का रहा होगा वही बी का रहा होगा, तीनों एक दूसरे टेम्परेचर सेम हो गया, यानी टेम्परेचर सेम हो गया, यानी कह सकते हैं ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है इंडिविजुअली, यानी ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है।
सिंस यहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी यहाँ कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो रहा होगा जो तीनों का सेम रहा होगा, इसीलिए कोई चेंजेस अब नहीं हो रहा है तीनों डायथर्मल वॉल के कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी। इसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को कहते हैं टेम्परेचर। इन कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर जीरो थर्मोडायनेमिक्स से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। हीट, अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, जो कि आगे वाले लॉ में यूज होगा। हीट तो पता ही है, वर्क भी पता है, फिर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक्चुअली इंटरनल एनर्जी उस बॉडी का एनर्जी इंटरनली है, यानी उस बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसी सम को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। जैसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं, इसमें वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन होने लगता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है। काइनेटिक एनर्जी इसमें तीनों इंक्लूड है, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल मॉलिक्यूलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, उस मॉलिक्यूल से रोटेशन भी बढ़ जाएगा। जब भी टेम्परेचर देंगे, ये बढ़ने के कारण इसका ओवरऑल जो होता है इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज कर जाएगा। और ये मत समझना कि मॉलिक्यूल्स जो है, सिंस थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बल्क में पढ़ते हैं, तो यानी माइक्रोस्कोपिक पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो स्टार्ट बोले थे, माइक्रोस्कोपिक एक्चुअली वही रीड कर रहे हैं। यहाँ मॉलिक्यूल्स बहुत सारा होगा, तो सभी का जो एग्जैक्ट समेशन होगा उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ना कि हर एक मॉलिक्यूल्स का कितना काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है। एज ए होल उस जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जितना सब्सटेंस को, उसका ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का कितना है उसको हम कंसीडर करते हैं। मैक्रो ये बिगर साइज में बल्क में लेते हैं, और माइक्रो जो होता है वो मॉलिक्यूल्स और एटम लेवल पर, ये होता है एटॉमिक लेवल पर, ये बल्क में लेते हैं। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो स्टेट पे डिपेंड करता है, यानी उस टाइम वो सब्सटेंस किस स्टेट में है उस पर डिपेंड करता है, ना कि उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह से उस स्टेट में पहुंचा। यानी कोई बॉडी यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो इस पे डिपेंड करेगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका एनर्जी कितना होगा, ना कि ये माइनस 100 डिग्री से हीट करने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, या फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट रिलीज करने पे पहुंचा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये डिपेंड करता है कि इस अभी जिस स्टेट में है उस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितना, ये इंटरनल एनर्जी कितना होगा, ना कि इस प्रोसेस से कि किस तरह से ये यहाँ पे आया है। हीट पिछले क्लास जानते ही हीट क्या होता है, एक एनर्जी होता है जो कि चेंज इन टेम्परेचर के कारण फ्लो होता है। और वर्क तो जानते ही एफ डॉट वर्क होता है, एफ डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई हम लोग सिलेंडर लें, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जो कि
इस टॉपिक में काफ़ी एग्जाम्पल इसी पर डिपेंड होगा। तो इसका यदि वर्क निकालने हैं, ये पिस्टन है, सिरिंज जो होता है इस तरह से वही है। तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर से रहता है रबर का, मानो वो है, इसमें इंटरनल गैस है। यदि इधर फोर्स लगा रहे हैं और ये इसका जो सर्कुलर एरिया होगा वो एरिया ए है, तो यदि फोर्स से डी एक्स को या डी एस इसको मूव करें और यहाँ पर ये आ जाए तो वर्क डन होगा। ये फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स डॉट डी एस। यहाँ पर यदि इसको यानी एफ डॉट डी एस हो गया वर्क, ये एरिया है और मानो ये गैस है, ये ओवरऑल इस पर प्रेशर एक लगाएगा जब इधर से ये फोर्स से ये किया जाएगा तो, और ये यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द एरिया। और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एफ इक्वल टू पी ए लिख सकते हैं, फोर्स इंटू प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू फोर्स, यानी और एरिया कांस्टेंट है यानी पी इंटू ए डी एस। और कोई भी चीज़ का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। यानी बेस का एरिया लेते हैं, उसके हाइट से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम देता है उस पूरा, ये वॉल्यूम आता है। बेस को हाइट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा फिगर का ये वॉल्यूम आता है। इवन क्यूब में भी देखो क्या होता है, ए क्यूब होता है, इसका बेस का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा और हाइट जो होगा वो ए होगा। ये ए इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए क्यू होता है तो पहले से मालूम है, और क्या इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर, स्क्वायर शेप में है, इंटू हाइट उसका ए, तो ए क्यू हो जाता है। सिमिलरली यदि इस जो चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एरिया, और ये जो डी एस है सो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी पी एरिया इंटू डी एस वॉल्यूम हो जाएगा, यानी डी वी, यानी वर्क इजकल टू पी डी वी। एक पॉइंट है उसको याद रखना, जैसे मास हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ और प्रेशर, ये सब थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल है और ये डिसाइड करता है कि कोई भी सब्सटेंस किस स्टेट में है। ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं इसको, थर्मोडायनामिक, क्योंकि जब भी हीट या वर्क किया जाएगा यही सब में चेंज, इसमें चेंज आएगा। ये तो ऐसे भी याद रखने में आसान है, आइडियल गैस इक्वेशन पी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो तीनों इंक्लूड प्लस इंटरनल एनर्जी, अब वॉल्यूम है तो मास भी है ही। इंटरनल एनर्जी कोई भी बॉडी का तीन तरह से चेंज किया जा सकता है, यानी इंटरनल एनर्जी किसी में, यानी कोई भी बॉडी का इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी इंटरनली है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो तीन तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। इंटरनल एनर्जी ये एनर्जी है किसी बॉडी का जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड होता है। ये एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करने का दो प्रोसेस होता है, यानी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा उसका दो प्रोसेस होता है। इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड दो प्रोसेस बाय, या तो हीट उसमें दे या दूसरा वर्क, वर्क से वर्क देंगे तो यानी उसमें कुछ काम कर रहे हैं, जब उस पर कुछ काम कर रहे हैं यानी वो एनर्जी ले रहा है, यानी इंटरनल एनर्जी उसका बढ़ेगा। यदि हीट किसी सिस्टम को दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी उसका बढ़ेगा, क्यों क्यों क्यों, हीट दे रहे हैं तो यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी उसका जो वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी है वो सब इंक्रीज कर रहा है। जब वो इंक्रीज कर रहा है यानी वही तो इंटरनल एनर्जी है, यानी हीट देने पे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा और हीट रिलीज करने पे यानी उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे
या किसी को वो हीट दे रहा है, तो उस केस में इंटरनल एनर्जी घटेगा। सिमिलरली वर्क के केस में भी होता है, सिंस ये वर्क कर रहे हैं यानी एनर्जी का यूज हो रहा है। वर्क एक तरह से फॉर्म एनर्जी ही है। जब एनर्जी दे या ले रहे हैं तो उससे भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा सिस्टम का। और एक कॉन्सेप्ट है जो कि एकदम गांठ बांध के न्यूमेरिकल में याद आएगा, एकदम रख लो। जब कोई सिस्टम है यानी हम हैं, यदि हमको कोई एनर्जी दे रहा है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि वो मेरे पास आ रहा है। सिस्टम को खुद को मान लो, यानी क्यू जब सिस्टम में कुछ जाएगा तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, यानी ये पॉजिटिव है। और यदि हम यानी सिस्टम से कोई एनर्जी जा रहा है तो उसको नेगेटिव मान, क्योंकि वो मेरे पास था। अब जितना था उससे हम किसी को डोनेट करें तो घट रहा है मेरा, यानी वो नेगेटिव मानेंगे। सिमिलरली यदि हम सिस्टम है, यदि हम कुछ काम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, हम काम किए हैं, यानी सिमिलर हीट का उल्टा हो जाएगा वर्क में। और हीट का कैसे याद रखना है कि हम सिस्टम खुद हैं। यदि हमको कोई रुपया दे रहा है तो पॉजिटिव होगा मेरे लिए, और हम किसी को दे रहे हैं तो निगेटिव होगा। और वर्क के केस में उल्टा हो जाएगा। यदि वर्क हम कर रहे हैं इन सिस्टम द्वारा किया जा रहा है बाय द सिस्टम, तो वर्क पॉजिटिव होगा। तो बाय द सिस्टम होता है तो, और ऑन द सिस्टम यानी निगेटिव, यानी हमको कोई एग्जाम के लिए जबरदस्ती ठेल रहा है, नहीं तो करो करो करो, तो वो हमको दे रहा है। और सिमिलरली वर्क मेरे पे किया जा रहा है तो वो निगेटिव उसको मानेगा, ऑन द सिस्टम निगेटिव, ऑन द सिस्टम वर्क इज निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन यूज करना है न्यूमेरिकल में, नहीं तो फिर आंसर सब फॉर्मूला याद रखने के बाद भी गलत सलत आ जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं क्या होता है। और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट बस थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है, थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है, और टेम्परेचर को डिफाइन किया है फर्स्ट लॉ में, जीरो लॉ में। फर्स्ट लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट लॉ सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करता है। तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी पढ़ चुके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, बस वही यहाँ भी होता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी not be destroyed, can only be transferred transform from one to another। यानी कोई भी यदि सब्सटेंस है, सिस्टम है, यदि हीट उसको दे रहे हैं डेल्टा क्यू, तो वो किसी न किसी फॉर्म में सेम एनर्जी स्टोर होगा। कुछ अमाउंट होता है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और कुछ अमाउंट होता है वर्क डन। यानी एग्जाम्पल से यदि हम समझें तो यदि एक पिस्टन सिलेंडर है, मानो इसमें गैस है और इसको हम हीट कर रहे हैं किसी मेथड से, तो ये धीरे धीरे जब हीट होगा तो ये गैस एक्सपेंड होगा, जब एक्सपेंड होगा तो ये ऊपर मूव करेगा थोड़ा। एक तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से एक्सपेंड कर रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है यानी उसका वाइब्रेशनल कंटेक्ट एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, यानी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा, जब ये मूवमेंट होगा यहाँ पे तो वर्क होगा। वर्क का फॉर्मूला जब ऊपर ड्राइव किए थे क्या होता है, पी डी वी। ये चेंज इन वॉल्यूम इतना होगा,
ये dV हुआ। अब प्रेशर यहाँ पर जो लगेगा वो प्रेशर हुआ, यानी वर्क हो रहा है। यानी जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं इस सिस्टम को, वो कुछ पार्ट एनर्जी उसके इंटेल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और कुछ वर्क वो सिस्टम करेगा। उस सिस्टम का कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम और सम वर्क यूटिलाइज होगा, कुछ वर्क करेगा और कुछ इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ में यही कहता है जितना एनर्जी दे रहे हैं उतना ही एनर्जी दूसरे फॉर्म में बस चेंज होता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। यानी ये जितना 10 किलो जूल दिए तो इधर भी दोनों का समीशन 10 किलो जूल ही होगा। और इसी क्वेश्चन को बस इधर उधर करके बहुत सा फॉर्मूला बन सकता है। यानी डेल्टा यू को यदि करें तो डेल्टा क्यू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू ये चेंज इंटरनल एनर्जी हो रहा है, ये चेंज है ना कि इंटरनल एनर्जी। चेंज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये पहले भी हम बता चुके हैं क्या है। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये किस तरह से आया ये डिपेंड है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी ये स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट वेरिएबल है। और ये हीट कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, ये पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और वर्क भी पाथ पे डिपेंड करेगा। स्टेट किस स्टेट में कैसे आया उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कोई पीवी ग्राफ लें प्रेशर और वॉल्यूम का, तो यदि ये स्टेट है, यानी यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में प्रेशर, इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम, यानी एक स्टेट हुआ। ये भी कोई स्टेट होगा जिसका प्रेशर ये होगा और वॉल्यूम ये होगा। यानी इस पर किसी भी प्रोसेस से इस यहाँ से यहाँ जाने का डिफरेंट प्रोसेस बहुत सारा पाथ हो सकता है। हम ये स्टेट 1 हुआ और ये स्टेट 2। तो इंटरनल एनर्जी बस इस पर डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट वहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। और हम यहाँ से जाने का या आने का बहुत सा पाथ हो सकता है, बहुत सा पाथ किसी भी तरह से जा सकते हैं। तो वर्क जो होता है ये ग्राफ के अंडर कर लेते हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है इसका एरिया अंडर द कर्व वो वर्क होता है। कैसे वो आगे बताएंगे। तो ये हर हर लाइन के लिए अलग अलग एरिया फॉर्म करेगा क्योंकि अलग अलग कर्व है। यानी वर्क जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पाथ से जा रहे हैं। मानो ये ऐसे है, इसका एरिया इतना ही होगा अंडर द कर्व। यदि ये ऐसे आया है तो इसका ये एरिया जो है एक्स्ट्रा आ जाएगा। इन दोनों अलग अलग हुआ। स्टेट फाइनल स्टेट दोनों का सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट, बट किस पाथ से फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा वर्क क्या है। बट इंटरनल एनर्जी जिस पॉइंट पे है बस उस पर डिपेंड करेगा, ना कि किस तरह से वहां पर हम लोग पहुंचे। जैसे सिमिलरली यदि कैसे आया एरिया वाला, यदि शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, मानो ये प्रेशर है कांस्टेंट और इस प्रेशर पे हम वॉल्यूम ये डीवी चेंज किए, तो एरिया क्या होता है पी डीवी होता है। और इस ग्राफ का एरिया भी क्या लेंगे, यहाँ से तक पी है, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो पी डीवी इसी को तो वर्क कहते हैं। यानी एरिया अंडर द कर्व गिव एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी गिव वर्क।
यदि सिंस यहाँ पर हमको पता है Q डेल्टा U प्लस W होता है, यदि कोई भी ऐसा प्रोसेस या पाथ फॉलो करे जिसमें कि उसका इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज कर रहा है, यानी चेंज नहीं कर रहा है, यानी जीरो, यानी इंटरनल एनर्जी दोनों स्टेट का सेम, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, यदि ये हो तो यह इस केस में डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W हो जाएगा, डेल्टा नहीं W हो जाएगा, Q इक्वल टू यानी जितना हीट हम लोग दे रहे हैं वो फुल एंड फुल कन्वर्ट हो जाएगा वर्क में, यानी 100% एफिशिएंसी हो गया। जो भी हीट दे रहे हैं कंप्लीटली कन्वर्ट कर जा रहा है हीट वर्क में। ठीक, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में को फाइनली लिखें तो क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डी V। ये वर्क हो गया, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वो हीट हो गया, इंटरचेंज ऑफ सिस्टम। ये हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पर कि थर्मल इक्विलिब्रियम को कॉन्सेप्ट आता है। और टेम्परेचर का अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो इस टॉपिक में जो हम पढ़ाए हैं, किसी में डाउट हो रहा हो कहीं पॉइंट पे, तो कमेंट करें, तो हम उसको फिर से नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।